लैंड सेटलमेंट में दूसरा लिख लीजिए। रैयतवादी सिस्टम। लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट हो गया था। दूसरा है लैंड सेटलमेंट में रैयतवाड़ी सिस्टम। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, पता है ना। दूसरा हमें पढ़ना है आज ये, और थोड़ा जल्दी करिएगा, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लैंड सेटलमेंट के बाद? ड्रेन ऑफ वेल्थ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1857 से पहले जरूरी है ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं, तब हम रिवॉल्ट पाएंगे। रिवॉल्ट एक्चुअल में हुआ क्यों था, सब रीजंस बनेंगे रिवॉल्ट के। ये सब रीजंस बनेंगे रिवॉल्ट के। जितने लैंड सेटलमेंट्स हैं सारे रीजंस बनेंगे। जितने आपके कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो रीजन बनेगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन बनेगा, और ड्रेन ऑफ वेल्थ ही बनेगा। जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि जब मॉडरेट्स आते हैं सबसे पहली बात वो ड्रेन ऑफ वेल्थ ही करते हैं कि भारत को लूटा जा रहा है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है कि भारत लूट रहा है या लूटा जा रहा है। ये मॉडरेट्स आके बताएंगे भारत के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसी में लैंड सेटलमेंट वाला जो पॉइंट है उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है? हाँ, चलिए लिखिए। इन दिस सेटलमेंट, relation was directly established with peasants. Directly with peasants. This system was introduced by established with peasants. Directly established with peasants. जो कृषक वर्ग था, हम डायरेक्ट उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन है? कर्नल रीड। कॉलोनल रीड 1792। कहां पर? 12 महल इन मद्रास। 12 महल का है मद्रास में। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये 12 महल आता है। कॉलोनल रीड इन द ईयर 1792 इन 12 महल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी which was later established by मुनरो। 1820 के 20s में, कोई एक ईयर नहीं है, 1820s में, when he was the governor of मद्रास प्रेसिडेंसी। इंट्रोड्यूस किसने किया है? क्या कॉलोनल रीड ने, याद रखिएगा। बट कहां? केवल 12 महल में। जब मुनरो आता है और जब कहां का, मैड्रास का जब गवर्नर बनता है मैड्रास प्रेसिडेंसी का, तो वहां पर ये लागू करता है रैयतवाड़ी सिस्टम। हाँ, लॉर्ड मुनरो, सब लॉर्ड ही है। लॉर्ड मुनरो, थॉमस मुनरो बेसिकली नाम है। मुनरो। हाँ, अब क्या क्या इसमें होता है वो लिख लीजिए। चलिए, मेन फीचर्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। मेन फीचर्स, अच्छा इससे पहले पूछ ले, इंट्रोड्यूस हुआ क्यों था?
किस सेंस का फेलियर? एक सही है। वो क्या? ये देखो, ये सारे रीजन हैं। ये पहला रीजन तो यही है कि परमानेंट सेटलमेंट जब हुआ तो रेवेन्यू फिक्स कर दी गई। एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो फिक्स कर दिया, उन्हें उतना ही लेना है। तो जो एक्सपेंशन वाला एरिया था वो जमींदार के पास जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा है कि हमें क्या फायदा हुआ, यहां के रूलर हम है, हम सब सिस्टम सेट कर रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट लिखते रहिए, हर पॉइंट, हर चीज में लिखवा नहीं सकता ना, कुछ पॉइंट, क्योंकि रीजंस रीजंस यूपीपीएस मतलब अपना जो स्टेट कमीशन है ये लोग नहीं पूछेंगे, फ्री रहिएगा, लेकिन यूपीएससी हमेशा रीजन पूछेगा। ठीक है, तो फैक्ट्स के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की होनी चाहिए। पहला रीजन क्या है कि ये फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। फेलियर क्या था कि एज वन अमाउंट वॉज फिक्स, इसके लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सकता था वो इन्हें नहीं मिल रहा था। दूसरा, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उस समय टाइम पीरियड देखिए क्या चल रहा है, 1800 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आ चुका है। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी की बात हो रही है, डायरेक्ट कंट्रोल की बात हो रही है, वॉर्स हो रहे हैं। हेस्टिंग आ रहा, वॉर्स हो रहे हैं ना नीचे, अभी तक वॉर्स नहीं, सब्सिडरी अलायंसेस करके काम चल जा रहा है कि भैया साइन कर दो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जाओ। जब हेस्टिंग्स आता और उसके बाद 1813 के बाद जब पैरामाउंटेसी की बात शुरू हो रही है तो वॉर्स होना डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है साउथ के रीजन्स में और मराठावाड़ा के जो रीजन्स हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, जब वॉर हो रहे हैं पैसे की आपको जरूरत है। अब पैसा कहां से आएगा, परमानेंट सेटलमेंट फेल हो चुका है बंगाल में, तो अब इनको एक अल्टरनेट सिस्टम चाहिए था जिससे और पैसा आ सकता है, इसीलिए इन्होंने रैयतवारी शुरू की। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए an extra revenue was required, an extra revenue was required to fulfill the necessities, to fulfill the necessities which occurred due to war in Deccan region, in Deccan region। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री में हमेशा बिना किसी लॉजिक के कुछ भी नहीं होगा। हम सब इंसान है ना, हम कुछ भी कर रहे हो तो उसके पीछे कोई कारण होता है। किसी दिन हम 8 बजे सो रहे हैं, अगर किसी दिन हम 12 बजे सो रहे हैं, कोई रीजन होगा। किसी को चैटिंग ज्यादा करनी होगी, किसी को फोन पे ज्यादा बात करना होगा, किसी को शादी पार्टी में जाना होगा, किसी को मूवी देखने जाना होगा, तो कुछ कुछ भी इवेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन से होगा। तो ब्रिटिश इंडिया में भी कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। तो कोई भी फैक्ट अगर याद भी कर रहे हो तो कोशिश करिए उस रीजंस के साथ जानने की, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस रीजंस को पॉइंट आउट करिए जिस वजह से वो इवेंट अकर हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ ना कुछ रीजन से हुआ है। अगर दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बता रहे हैं, कुछ रीजन से हुआ है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कुछ रीजन से हुआ है। 1813 के बाद अगर लेजी फेयर आ रहा है, कुछ रीजन हुआ है। तो उस रीजन से फोकस करिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो रैयत वारीवत को रीजन होगा ना। इसी प्रकार जब महलवाड़ी आएगा तो ये दो सिस्टम फेल हो रहे हैं, उनको तीसरे सिस्टम की जरूरत है, इसलिए महलवाड़ी आया। तो दो समझ के क्या रीजन से, पहले फेलियर था, दूसरा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था, और तीसरा जो इन्होंने बताया कि डेक्कन रीजन में जमींदार नाम की कोई सिस्टम था ही नहीं। मतलब डेक्कन मतलब हम नीचे, अब विंध्य रीजन के नीचे जा रहे हैं। जमींदार नामा कोई क्लास वहां पे स्टैब्लिश ही नहीं था जो बंगाल में थे।
वहां पर पहले से रैयतवाड़ी सिस्टम ही चल रही थी। अगर मैं पूछ लूं डेक्कन में रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किसने किया है, ये हम बता चुके हैं। डेक्कन रीजन में मेडिवल टाइम पीरियड में रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया है? मलिक अंबर। ये मैंने क्लास में उस समय बताया था जब मलिक अंबर, मैंने इतना ही बताया ही था शायद कि वो किस किंगडम को बिलोंग करता था और उसने इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कि डेक्कन रीजन में उसने रैयतवाड़ी सिस्टम स्टैब्लिश किया, शुरू किया था। और किसने किया है? शेर शाह सूरी ने। डेक्कन में नहीं, मतलब शेरशाह तो ओवरऑल है कि हम जहां रैयतवाड़ी का नाम आता डायरेक्ट अब शेरशाह पे दिमाग जाना चाहिए। शुरुआत शेरशाह से हुई, लेकिन उससे पहले मलिक अंबर ने डेक्कन रीजन में शुरू कर दिया था रैयतवाड़ी। नहीं, अभी कुछ एरियाज इसमें आएंगे, कुछ एरिया। रैयतवाड़ी सिस्टम भी पूरे साउथ इंडिया में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में है। सबसे ज्यादा 51% जो टोटल ब्रिटिश लैंड था उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम ही है। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से उसमें। बात क्लियर हो कि 3 रीजंस क्या क्या है? पहला रीजन फेलियर, दूसरा रीजन पैसा चाहिए था, और तीसरा रीजन वहां पे कोई परमानेंट क्लास ही नहीं थी डेक्कन में या साउथ इंडिया में। अब आ जाए इसमें था क्या फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है? पहला क्या है? पॉलीगर वॉर अभी आएगा बाद में। पॉलीगर वॉर में भी यह है कि जब पीनेट वाला चल रहा है ना, तो कुछ लोगों को हटाकर, पॉलीगर्स क्या साउथ इंडिया के जमींदार लोग हैं, उन लोगों को हटाकर डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश किया गया रैयतवाद कृषकों से, इसीलिए उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। वो भी 1799 के आसपास ही पॉलीगर रिवॉल्ट, टाइम पीरियड वही है, वही पॉलीगर्स हैं, लेकिन उस टाइप के जमींदार नहीं जैसे डेक्कन रीजन, अनुवांशिक वाले, हेरिडिटरी वाले है ना। पॉलीगर्स रिवॉल्ट इसी रीजन से हुआ है कि रैयतवाड़ी सिस्टम के अगेंस्ट ही पॉलीगर्स हुआ है। जब हम रिवॉल्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें पॉलीगर वॉर भी आ जाएगा 1799 के आसपास। अब मेन फीचर्स क्या है? पहला क्या है? रिलेशन किससे हमने स्टैब्लिश किया? रैयतों से। जो पहला पॉइंट हमने लिख लिया था, रैयतवाड़ी का बेसिक मतलब यही है। अब जो सेटलमेंट होगा रैयत किससे होगा? अगला पॉइंट लिख लीजिए, रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड। Revenue was not fixed. It was to be re-evaluated. It was to be re-evaluated after 20 to 30 years. ट्वेंटी टू 30 years. देख रहे हो ना, वहां पे फिक्स कर दिया गया। इनको लगा भाई अब फिक्स नहीं करेंगे, 20 से 30 साल बाद हम इसे चेंज कर देंगे, हम करेंगे। पहले शुरुआत इससे हो गई थी। अगला पॉइंट आ जाइए, लैंड वॉज मोनोटाइज्ड, मतलब अब वो उसको सेल और परचेज भी हम कर सकते हैं। सेल और परचेज भी कर सकते हैं। कुछ और नॉर्म्स थे, जैसे कम्युनिटी लैंड है वो स्टेट की होगी, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। बेसिक जो है इतने पे रखिए, 3 से 4 पॉइंट है, यही बेसिक्स है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा? इंपैक्ट पे आ जाइए। अभी सबके थोड़े थोड़े लिख लीजिए, बाकी लैंड सेटलमेंट का टोटल इंपैक्ट क्या पड़ा पीजेंट्स पे एक साथ लिखवा देंगे। रैयतवाड़ी का इंपैक्ट क्या पड़ा? हां, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो रेवेन्यू एस्टिमेशन था बहुत ज्यादा था, लगभग 60% के ऊपर एस्टिमेशन था रेवेन्यू का, कि आपको भैया 60% ऊपर देना है। वहां पे तो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन यहां आपको 60% ऊपर देना है। जिसमें माना जाता कि जो ड्राई लैंड होंगे वहां पर 50% के आसपास, और वेट लैंड होंगे वहां पर 60% के आसपास आपको रेवेन्यू देना ही देना है। ड्राई लैंड में लिख लीजिए 50% के आसपास, और वेट लैंड में 60% के आसपास। वेटलैंड मतलब जहां इरिगेशन फैसिलिटीज मौजूद है वहां पर थोड़ा ज्यादा दो, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज कम है वहां कम में भी काम चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, याद रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसमें यह भी सिस्टम था
जमींदार जो पीजेंट्स हैं वो अपने पसंद की लैंड को चुन भी सकते थे। शुरुआत में मुनरो ने ये चीज मेंशन की थी। मान लीजिए मैं हूं, मुझे लगता है कि मैं एफिशिएंट हूं, मैं अच्छा एग्रीकल्चर कर सकता हूं, तो मैं उस लैंड की कोई जमीन को चुन भी सकता था, भैया मुझे वो लैंड की जमीन दे दो, मैं वहां पे अच्छी खेती कर लूंगा। बाद में लेकिन ये वापस कर लिया गया। शुरुआत में तो उनको मौका दिया गया, क्योंकि हुआ क्या कि जितने भी एफिशिएंट जो पीजेंट्स हैं वो अच्छी जमीनें ले लें और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमें दें। तो निकम्मे तो नहीं देंगे ना, उनको लगा जितने एफिशिएंट अच्छी जमीनें ले लो भाई, अब अपने हिसाब से चुन लो जमीनें, लेकिन हमको रेवेन्यू इतना ही चाहिए। शुरुआत में तो मौका दिया गया था, वो मेंशन था, लेकिन बाद में ये खत्म कर दिया, जिसकी जो जमीन है वो वहीं पे खेती करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये चीज मेंशन लिख लेना अपने शब्दों में। शुरुआत में लैंड को चूज करने का भी एक उसमें नॉर्म्स मेंशन था रैयतवाड़ी सिस्टम में। अब आइए इंपैक्ट क्या पड़ा। इंपैक्ट क्या पड़ा, नॉर्मल सी बात है, सब में सारे लैंड सेटलमेंट पे एक ही इंपैक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, इन डेप्थनेस बढ़ी, ऋण जो है, जो उन पे ऋण जो था वो बढ़ गया। इन डेप्थनेस, देयर वॉज इंक्रीज इन डेप्थनेस ऑन पीजेंट। कैसे, चूंकि रेवेन्यू एस्टिमेशन ज्यादा था, ज्यादा रेवेन्यू लेना था, अब आप क्या करोगे, अब आप जो वहां के मनी लैंडर्स हैं, अब वहां से आप लोन लेना शुरू करोगे, क्योंकि यह भी मेंशन था जो आपको रेवेन्यू देना है वो कैश में देना है। कैश में देने के लिए क्या करोगे, अब आप लोन लोगे, पैसा लोगे मनी लैंडर से, क्या बढ़ा, आप पे ऋण बढ़ गया, इंडेप्टनेस बढ़ा। लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, जितने इंडिपेंडेंट पीजेंट्स थे वो क्या हो गए, टेनेंट्स हो गए। क्यों हो गए, पहले लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट टेनेंट्स टर्न इनटू टेनेंट्स, काश्तकार हो गए। अब भैया अपने जमीन पर अब आपको पट्टे पे काम करना है कि एक साल की खेती करो, बाद में जमीन ले लेंगे। कैसे, चूंकि जो जो लोन जब मिल रहा था, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट ज्यादा है तो चुका पाओगे नहीं, चुका नहीं पाओगे तो क्या करोगे, अपनी भूमि ही हमें दे दो, क्योंकि मैंने बताया लैंड वॉज मोनोटाइज, इट कैन बी सेल्ड एंड परचेज। इस वजह से वो जो मैं अपने भूमि का अभी तो इंडिपेंडेंट कृषक या पीजेंट था, अब मैं टीनेट्स में कन्वर्ट हो गया। कैसे, कि अब जो मनी लैंडर थे जिन्होंने हमें पैसा हाई इंटरेस्ट पे दिया था, हमसे जमीन वो लेने लगे, जमीन अब मालिक वो हो गए और हम उनके हो गए पट्टेदार, अब हम टीनेट्स हो गए उनके। ये एक इंपॉर्टेंट था, इसमें लिख लीजिए। और एक इसके साथ और जुड़ा हुआ है, फैमिन्स आने शुरू हुए। रीजन क्या होगा, फैमिन्स आने लगे, क्यों ऐसा हुआ, हाँ देखिए, एक क्रॉप वाला इश्यू तो है ही, एक चीज और दिमाग में रखिए कि तो नॉर्मल है, ये तो आप हमें पता है। ब्रिटिश इंडिया में ऐसा क्या हुआ होगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कुछ ने तो जबरदस्ती थोपा गया था, और कुछ जितने पीजेंट थे उन्होंने जानबूझकर कमर्शियल, जो कमर्शियल क्रॉप थी उनको पैदा करना शुरू किया। क्यों, इसी लोन चुकाने के लिए। उनको पता था क्योंकि ये जो 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 कमर्शियल क्रॉप्स है ये ज्यादा रेट पे हम बेच सकते हैं, जिस वजह से हम रेवेन्यू चुका पाएंगे। और जहां कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, जो खाना जो जो हम खाते हैं उसके ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम फैमिन्स आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात, लॉजिक। इसीलिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है फैमिन्स का आना भी। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे। अच्छा, गवर्नमेंट को फायदा हुआ है घाटा हुआ, फायदा हुआ, उनका घाटा ही नहीं हुआ।
फेमिस में घाटा होगा। और बताइए, पहले फायदा हुआ बाद में घाटा हुआ। देखिए घाटा नहीं होता उनका, जब आपकी लालच बढ़ जाती है ना, तो मान लीजिए लालच, अभी तक 2 रोटी से काम चल रहा है तो आपको 4 रोटी चाहिए, काम तो आपको 2 रोटी से भी चल रहा था, लेकिन आपको 4 रोटी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है आपके ऊपर। था क्या, जब मनी लैंडर्स देने लगे पैसा उनको, तो होगा क्या? मनी लैंडर्स क्या है? उन्होंने तो हाई इंटरेस्ट पैसा दिया। पैसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल सकता था इन पीजेंट से, किसके पास जाने लगा? मनी लैंडर्स के पास जाने लगा। तो हमको क्या मिला? मनी लैंडर्स के पास जो पैसा जा रहा है ना, वो तो बेसिक कंपनी को क्या लग रहा है, ये पैसा तो मेरा है जो मनी लैंडर्स ले रहे हैं। हमको एक और नया सिस्टम लाना पड़ेगा, जो मनी लैंडर्स के पास पैसा जा रहा है, ये इनसे बच पाए, ये भी पैसा हमारे पास आए। इसीलिए महलवाड़ी सिस्टम आया। इसने मनी लैंडर वाला सिस्टम भी खत्म किया गया। अब अगली सिस्टम लिखिए, महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम। बात कहने का ये है ना कि कंपनी को ये मोनेटाइज्ड का मतलब ये था कि जब परमानेंट में बता रहा, तो इनको क्या लगा, ये लोग प्रोग्रेस, जो लैंड मोनेटाइज्ड होगी तो सेल्फ परचेज में एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस होगा। वो प्रोग्रेस नहीं, और मनी लैंडर जब व्यापारी आता है ना, उसको एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से लेना देना नहीं है, उसको बस एक पैसा में कमाना है। इस सेंस में वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। कभी मान लीजिए व्यापारी आएगा, उसने खेती तो कभी की नहीं है, व्यापारी खेती नहीं करता है, वो उस पर जो उपज होता है उसका ध्यान बस उसी पे रहता है, कितना दोगे, कहां से मिलेगा। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन उसे लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, व्यापारी हमेशा यही करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी तो यही समस्या आती है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर जो आपका अभी एजिटेशन हुआ है कुछ दिन पहले, क्यों हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो एमएनसीज होंगे, उनका ध्यान तो यही होगा ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप चाहिए जिसकी कमर्शियल वैल्यू हो। अपने मन से क्रॉपिंग करवाएंगे वो, तो दिक्कत एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा? कृषकों का तो होगा ना। इसीलिए जितने भी एमएनसीज उतरे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उतरे या व्यापार मर्चेंट्स उतरे, उनका ध्यान एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस पे नहीं, उनका काम केवल पैसा और पैसा लेना होगा। महलवाड़ी सिस्टम में भी लैंड को सेल्फ परचेज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है इनसे। तीसरा आ जाइए, महलवाड़ी सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। एक दो नाम और लिख लीजिए, मार्टिन बर्ड, फुल स्टॉप करके, मार्टिन बर्ड, मार्टिन चिड़िया, वही बर्ड, मार्टिन बर्ड एक नाम, एंड थॉमसन। मार्टिन बर्ड एंड थॉमसन वर ऑल्सो रिलेटेड विद महलवाड़ी सिस्टम। ये नाम भी लिखते रहिए, पूछा जा सकता है। हॉल्ट मैकेंजी तो कई बार पूछा गया है, ये नाम नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। हॉल्ट मैकेंजी मतलब ये मार्टिन बर्ड एंड थॉमसन वर ऑल्सो रिलेटेड विद महलवाड़ी सिस्टम। रिक्वायरमेंट मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वही एक्सेस रेवेन्यू चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या, होता क्या है, जब मराठावाड़ रीजन आती है कंपनी के पास, और जो दोआब रीजन पर कंट्रोल, दोआब मतलब गंगा यमुना का जो फर्टाइल लैंड था, जब कंपनी के कंट्रोल में आता है, उनको लगता है अब जो हम चाहते थे हमें अब जाके मिला। क्या? फर्टाइल लैंड मिली है। अब इस फर्टाइल लैंड पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन, आइए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक नई सिस्टम लाने की जरूरत है। इसीलिए महलवाड़ी, डेक्कन भी इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट आपने बंगाल में कर दिया। अब जब आपके पास एक फर्टाइल लैंड आई, तब आप एक अलग सिस्टम लेके आ रहे हो, जिसे हमने महलवाड़ी सिस्टम कहा है। कब? जब मराठावाड़ रीजन कंपनी के कंट्रोल में आता है। इसीलिए सेंट्रल प्रोविंस और अपना उत्तर प्रदेश, मतलब इसे सेंट्रल प्रोविंस कहते थे ना, ये सब किस पे आ गया? महलवाड़ी सिस्टम पे। अगला पॉइंट लिखिए,
फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ महलवाड़ी सिस्टम, मेन सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सिस्टम, मेन फीचर्स ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। पहला पॉइंट, लैंड सेटलमेंट was established with mahals, 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 महाल्स क्या है? बेसिकली जो पूरा विलेज है उसी को एक यूनिट बना लिया गया। ठीक है, अंतर समझ लीजिए। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों से हमने किया कि भैया आप लोग हमें कमा कमा के दो, परमानेंट सेटलमेंट में। रैयतवाड़ी में हमने क्या किया? हमने पीजेंट से सेटलमेंट किया। और तीसरा क्या है? ये हमने विलेज को एक यूनिट मान लिया जिसको नाम दिया गया महाल। इस महाल में या तो टोटल विलेज है या 1 और 2 ग्रुप ऑफ विलेज भी आ सकते हैं इस महाल में। ये भी जब मराठा वार डिजाइन आ रहा है 1820 के बाद ही, 20 के। अच्छा, मराठा फाइनल ट्रीटी कौन सी हुई है मराठा से? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ट्रीटी कौन सी हुई है जिसमें पेशवा का जो पोस्ट था उसको डिसॉल्व कर दिया गया था? पेशवा पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, कौन सी ट्रीटी हुई है? हाँ, मैंने कहा पोस्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ पुणे 1817। इस ट्रीटी के बाद डिसॉल्व कर दिया गया पोस्ट ऑफ पेशवा, और पेशवा को सेटल कर दिया गया बिठूर में पेंशन के साथ। पेंशन दिया जाएगा और बिठूर में पेशवाशिप जो है, पेशवा पोस्ट जो है डिसॉल्व कर दी गई थी। और इसी के बाद मराठा वार्डिज्म कंट्रोल में आ गया कंपनी के, और कंपनी ने महलवाड़ी सिस्टम, जो भी मराठा रीजन था, मराठा कंट्रोल रीजन था, वहां पर महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया। महल समझ गए क्या है? अब इस महल में इन दोनों का एलिमेंट मिला हुआ है, जमींदार सिस्टम का भी और पीजेंट सिस्टम का भी। कैसे? महल मान लो एक यूनिट है। अब हमने सबसे एक सेटल, मान लो हम एक महल है, एक गांव में हम सब रह रहे हैं। हमसे सुप्रिटेंडेंट सर ने क्या कर लिया, मान लीजिए कंपनी है वो, हमसे इन्होंने सेटलमेंट कर लिया, भैया आप सबको मिलके हमें 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी देना है। पैसा ऐसा थोड़ी ना हम सब भीड़ भाड़ में भाग देने जाएंगे। हम सब किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेंगे। मान लीजिए आपने मुझे अपॉइंट कर लिया कि भाई साहब ये रेवेन्यू है, ये आप जाके दीजिए। तो मैं क्या हो गया? आप लोग का मान लीजिए विलेज हेड हो गया, विलेज हेड हो गया। तो मैं क्या हो गया? आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम जमींदार हो गया ना मैं। आप लोगों ने तो मुझे अपॉइंट किया जाके मैं रेवेन्यू दूं उसको, अब सबसे लेने नहीं जाएगा ना। और रैयतवाड़ी सिस्टम का क्या एलिमेंट था इसमें? आप सब एक ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल हो, प्लस इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हो। अगर मान लीजिए आप रेवेन्यू नहीं दे पा रही हैं तो हम क्या करेंगे? इनकी जमीन वापस ले लेंगे। आपकी जमीन हमने वापस ले ली, और आपको जितनी रेवेन्यू देनी थी आपकी जमीन से लेकर मैंने चुकाई। तो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हो, ग्रुप में भी रिस्पॉन्सिबल हो आपको देने में। रैयतवाड़ी सिस्टम का भी एलिमेंट है ना, क्योंकि जो पीजेंट्स है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है ना, नहीं दोगे तो जमीनें ले ली जाएंगी। तो महलवाड़ी सिस्टम, इन दोनों का एलिमेंट आपको महलवाड़ी मिलता है। कंपनी का भी इवोल्यूशन हो रहा है ना, कंपनी भी गलतियों से सीख रही है। कंपनी को लगाना ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है कि एक हेड बना लो, एक व्यक्ति जो रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, और साथ साथ जो जितने इंडिविजुअल विलेजर्स हैं उनको भी अब रिस्पॉन्सिबल बनाओ। नहीं दोगे, महल क्या करेगा? आपसे आपकी जमीनें ले लेगा और आपकी जमीन से ही आपकी रेवेन्यू चुकाएगा। बात समझ में आ गई? क्या सुधार था इसमें? अब आइए अगला पॉइंट, सेटलमेंट वॉज मेड विद महाल। महाल वॉज a group of village with whom
द लैंड सेटलमेंट वॉज मेड, विद whom द लैंड सेटलमेंट वॉज मेड। अगला पॉइंट, पीजेंट्स वर मेड रिस्पॉन्सिबल for payment of their revenue, peasants were made responsible for the payment of their revenue. In case if they fail, their land would be taken by mahal, and revenue will be paid from his land. महाल का मतलब अ ग्रुप ऑफ विलेज है। मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया हम सब महाल हैं। हम इस कमरे को मान ली ये कमरा ए, वो कमरा बी, वो कमरा सी। महाल क्या हो सकता है? कमरा ए को भी महाल कह सकते हैं, ए प्लस बी को भी महाल कह सकते हैं। मतलब हम जो यूनिट हमारी विलेजेस का जो ग्रुप है, विलेजर्स का जो ग्रुप है, उसी को महाल बोला गया, या कह लिए विलेज को ही महाल बोला गया। और आसान शब्दों में विलेज को ही महाल बोल दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं अपना पेमेंट कर रहा है, जमीन ले ली जाएगी और उस जमीन से उसकी रेवेन्यू को चुकाया जाएगा। क्या आया इसमें भी? लैंड को क्या कर दिया गया? मोनेटाइज कर दिया गया, सेल और परचेज किया जा सकता है। लिख लो, लैंड वॉज मोनेटाइज्ड, sale and purchase can be done, of land can be done, sale and purchase of land can be done। अब भैया फर्टाइल लैंड मिली तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा कौन देगा? महलवाड़ी। लगभग 66% रेवेन्यू आपको देना था इसमें। लिखिए, 66% of the total production was to be given as revenue। 66% of the total production was to be given as revenue। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसमें दिया गया है? महलवाड़ी सिस्टम में। महलवाड़ी सिस्टम में। बात समझ में आ गया ना? दोनों का एलिमेंट कैसे मिल रहा है। अब आ जाइए इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इंपैक्ट अब आ जाइए, इंपैक्ट ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑन पीजेंट्स। इंपैक्ट ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑन पीजेंट्स। क्या क्या हुआ एक्सप्लॉयटेशन में? क्या क्या हो रहा है लिख लो पहले। इन डेप्थनेस बढ़ रही है, डेप्थनेस बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंट जो है वो टेनेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बंधुआ मजदूरी क्या कहते हैं? बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर्स की बढ़ावा मिल रहा है। बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स कैसे? मनी लैंडर्स के कारण ही नहीं चुका पा रहे, आओ खेती करो फ्री में। बॉन्डेड लेबर्स, ये सब पूछा गया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। देखिएगा भैया, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखिएगा, ये सब पूछा गया है। इंपैक्ट क्या पड़ा लैंड सेटलमेंट एक्ट का, ये सब पूछा गया इंडिविजुअल पॉइंट बना के। ये सब रीजन है। और एक्सप्लॉयटेशन में क्या हुआ? फैमिन्स आए। और इन सब वजहों से क्या हुआ? पीजेंट रिवॉल्ट हुआ।
ये इंपैक्ट है लैंड सेटलमेंट एक्ट, लैंड सेटलमेंट्स का। डेपनेट्स बढ़ा, टीनेंट्स जो जो इंडिपेंडेंट पीजेंट से टीनेंट्स में कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन इनटू टीनेंट्स, बॉन्डेड लेबर्स बने, फैमिन्स आने शुरू हुए, और इन सब वजहों से रिवॉल्ट हुए। जब आप अभी में जब 1857 से भी पहले बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे हैं, उनकी बात करिए, 1857 के बाद भी रिवॉल्ट हो रहे हैं। ये सब इन्हीं लैंड सेटलमेंट्स के ही कारण है। हाँ, स्कैटर्ड थे, बाद स्कैटर्ड वो बाद में भी रहेंगे, वो नहीं होंगे। जब तक नेशनल मूवमेंट शुरू नहीं होगा तब तक सब स्कैटर्ड ही रहेंगे। हाँ, जब गांधी आते हैं तो गांधी ने इन सबको अपने अम्ब्रेला में ले लिया, वो 1920 के बाद, क्योंकि अब पीजेंट्स का मुद्दा नेशनल इशू बन चुका था। अभी तक कोई रीजन का इशू था। मराठावाड़िज्म के जो रिवॉल्ट हो रहे हैं, दिल्ली वालों को लेना देना नहीं था। बंबई में जो रिवॉल्ट हो रहा है, मद्रास वालों को लेना देना नहीं है। चंपारण में जो रिवॉल्ट हो रहा था, वो खेड़ा वालों को लेना देना नहीं था। लेकिन अब गांधी जब चंपारण शुरू करते हैं, इंडिगो रेवोल्यूशन पहले भी हुआ है, नील आंदोलन 1860s के आसपास हुआ है, इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब अपने बाबा आए तब इन्होंने इसका इंपैक्ट नेशनल इशू उन्होंने बना दिया। अब देखिए, पहला, इसीलिए पहला मूवमेंट, पहला का इंडिपेंडेंस का पहला पीजेंट मूवमेंट का नाम लेते हैं तो चंपारण ही आएगा। इसके बाद नेशनल इशू बनने लगा। कैसे? देखिए, कांग्रेस की मीटिंग कहां हो रही थी? लखनऊ में, 1916 में। राजकुमार शुक्ला चंपारण से गए लखनऊ। उनको लगा कि भैया कांग्रेस की मीटिंग हो रही है और कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है कांग्रेस में जो साउथ अफ्रीका में भी बहुत बड़ा रिवॉल्ट करके आया। गांधी के आने से पहले ही गांधी की भूमिका बन चुकी थी। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे गांधी का इमरजेंस कैसे हुआ है, तो ये सब रीजंस है उसके। होता नहीं उमरान मलिक आ रहा, तोड़ देगा फोड़ देगा, भौकाल बना रहता है ना। तो एक ये भी होता है कि ये किसी प्लेयर के आने से पहले उसका बन चुका होता फेम। ये हाँ, तो ये पहले भूमिका बन चुकी थी कि ऐसा कुछ। इसीलिए चंपारण से गांधी, राजकुमार शुक्ला आते हैं लखनऊ में, और लखनऊ में कहते हैं भैया चलिए, चंपारण स्थिति बहुत बुरी है, वहां चलिए। गांधी भी जाते हैं, लेकिन सोचिए, कूद नहीं पड़ते हैं बिना सोचे समझे। वहां जाके पहले पता करते हैं सही में दिक्कत है कि बेवकूफ बना रहे हो। पहले पता करते, जब उनको लगता है हाँ सही में प्रॉब्लम है पीजेंट्स को, तब मूवमेंट स्टार्ट होता है। समझदार व्यक्ति एक एज के बाद ही सब सीखता है। हम जब कम एज में रहते हैं हम उछल पड़ते हैं, बस यही है सब। वो 60 साल का, जब 60 साल की एज हो गई थी तब वो उतरे थे यहाँ पे। 60 साल वो खा पी के समझदार हो चुके थे। समझ गया? आपको आंसर दे रहा था। आगे अगला आ जाइए। इंपैक्ट ये सारे थे, ठीक। अब आ जाइए इकोनॉमिक हिस्ट्री में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 पॉइंट है। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाएंगे तो आगे आसानी होगी। हाँ भैया, विलेज के फॉर्मेशन, विलेजेस तो पहले भी थे ना, महाल में कन्वर्ट करने के लिए बने होंगे। विलेजेस तो पहले भी थे। ग्राम जो है, भारत के गांव जो है ना, ये सल कहिए सनातन सत्यता है। ये जब से पूरा इंडियन सोसाइटी इमर्ज हुई है तब से भारत में गांव रहे हैं। हड़प्पा के भी टाइम पीरियड में विलेजेस थे, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हम कभी भी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आपका ध्यान केवल अर्बन सिविलाइजेशन पे होता नहीं। अर्बन सिविलाइजेशन के साथ साथ विलेजेस हैं जो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। हड़प्पा खेती थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो ट्रेड कर रहे हैं। खेती खाने का कहां से मिलेगा? बाहर से आ रहा है। जो आसपास के जो गांव है वो सप्लाई कर रहे थे इन सेंटर्स को। जैसे लखनऊ की बात होती है, लखनऊ के पड़ोस के कोई गांव है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं ना। इटावा है, टौंजा के पास कोई गांव होगा, सीतापुर के गांव की चर्चा कोई नहीं करता है, लेकिन फीड वही लखनऊ वो कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास लखनऊ का लिखा जा रहा है, उस गांव का नहीं लिखा जा रहा है। इसीलिए समस्या है, ठीक। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप लिखिए, शुरू करिए। पहला लिख लीजिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इतना समझ आ गया सबको? किसी को डाउट? देखो, अगर मैं फैक्ट कुछ मिस कर जाऊं तो बुरा मत मानना, मैं भी इंसान हूं। कॉन्सेप्ट लेकिन समझ लेना।
फैक्ट के लिए आप सबके पास बुक्स होंगी मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बुक में समझ में आएगा, यह भी मैं बता दे रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फैक्ट अगर 19-20 हो जाए उसके लिए कोई बात, ऐसा तभी भी लगभग मैं बता देता हूं, बचेगा नहीं। ड्रेन ऑफ वेल्थ हेडिंग डाल लीजिए, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये क्या है? हाँ जी, क्यों? चलिए और एक एक, हाँ आप बोलिए। यस, और कुछ? और कोई? हाँ, देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझने के पहले पैरामीटर्स क्या है उसको 3 स्टेज में डिवाइड करिए। कार्ल मार्क्स नाम सबने सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने जो इंपीरियल हिस्ट्री है उसको बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और इसी को लेकर हमारे कुछ जो इंडियन हिस्टोरियंस है, इसमें आरपी दत्त, उन्होंने भी इसी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, पब्लिश हुई थी 1901 में। कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, इंपीरियल हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लिखिए क्या क्या है। पहला लिखिए क्या है, उसे ड्रेन ऑफ वेल्थ में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मर्केंटाइल स्टेज, मर्केंटाइल स्टेज, इसका टाइम पीरियड हम क्या मानते हैं, 1757। जो जिस भैया ने अभी बोला अभी 1765, वो 1757 है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत की लूट कब से शुरू हुई, तो 57 है, 65 नहीं है। कब तक? 1813 तक। यह मर्केंटाइल। अभी क्या है, अभी सब समझ जाएंगे। हाँ, अभी फिलहाल इतना समझिए। दूसरा स्टेज क्या है, इसको कहते हैं लेजी फेयर। यह माना जाता है 1813 से लेकर 1853 या 53 मान लीजिए, 53। और तीसरा स्टेज माना जाता है फाइनेंस इंपेरियलिज्म। यह है 1858 के बाद, जब भारत फर्स्ट जो रिवॉल्ट हुआ है उसको सप्रेस कर दिया गया था। लेजी फेयर, मुक्त, इसको कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, कैपिटलिज्म वाला स्टेज भी कहते हैं। लेजी फेयर, मुक्त व्यापार, फाइनेंस इंपेरियलिज्म। अब इन 3 स्टेजेस में ड्रेन ऑफ वेल्थ समझिए क्या है। फैक्ट पता है सबको, किसने प्रोपाउंड की थी थ्योरी? दादा भाई नेरोजी। पहले चलिए फैक्ट लिख लीजिए, दादा भाई नेरोजी। कौन है ये भाई साहब, कौन है ये? सबसे जो अच्छा, यही इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लिखते रहो, फैक्ट सही है। ग्रेट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नेहरूजी। क्या बोलते हैं इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये लूसेंट वाले फैक्ट हैं, लेकिन लिख लो। और क्या है, किसमें इन्होंने कहा था, ये अपनी थ्योरी दी थी? पॉवर्टी अंडर, बुक का नाम है ये, पॉवर्टी अंडर अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1867 के आसपास, 67 ही।
पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और क्या है इनके बारे में? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेल्सबरी वहां की वो था जहां से सेल्सबरी है शायद, वहां से वो चुने गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इनकी एक एसोसिएशन भी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866। लिख लो जितना लिख पाओ, ये सब इनके बारे में है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। और बाकी कांग्रेस में इनका रोल सबको पता ही है। जब अभी कांग्रेस आएगी तो ये सबसे ज्यादा सेल्सबरी सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रहे और इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मानते हैं। बाकी में बंटवारा हो चुका है, मॉडरेट्स गुट अलग है, एक्सट्रीमिस्ट गुट अलग है, लेकिन नेहरूजी के सामने सब, इसीलिए ग्रैंड ओल्ड मैन है। इनके सामने इनको कोई इनसे किसी भेदभाव किसी ने नहीं किया। गांधी पे भेदभाव हो गया, इन पे भेदभाव किसी ने नहीं किया। इनको दोनों मान रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग भी मान रहा है और लेफ्ट विंग इनको मान रहा था। ठीक है, ये तो फैक्ट लिख ले लूसेंट वाले। इंपॉर्टेंट क्या है, इन तीनों स्टेजेस में ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझना। पहला जो स्टेज है ये 1757 से लेकर 1813 वाला, उसमें हो क्या रहा है एक चार्ट बना लीजिए, जो इससे पहले मैंने एक बार दिखाया था। हाँ, इसमें एक और फैक्ट इसी में है। दादाभाई नौरोजी ने जो ये थ्योरी दी है ना, इसी को बाद में आरपी दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, और यहां तक कि रनाडे ने भी इसी पर काम किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे। तो 3 लोगों के नाम आपको मिलेंगे इस थ्योरी से। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में एक तो नौरोजी ही है, आरपी दत्त की बुक का नाम क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और एमजी रनाडे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1901। जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन था शायद 1901 का, वहां पे अभी लिखना मत ये लेकिन यह है कि आरपी दत्त ने इस बुक को लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पब्लिश कब हुई थी? 1901 में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरपी दत्त 1901 लिखा नहीं, पब्लिश हुई है 1901 में। अब किसी कांग्रेस सेशन में हुई 1901 वाला, वो कैलकाटा है या लखनऊ, इसमें कंफ्यूजन है, शायद कैलकाटा ही है, 1901 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में, वो बुक पहली बार रखी गई। भैया ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। और तीसरा व्यक्ति कौन जुड़ा हुआ इससे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ये कौन है? प्रार्थना समाज के मेंबर। और कुछ भी इनके बारे में? इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एमजी रनाडे के बारे में क्या? भैया बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। कॉलेज वॉलेज भी बनाया था, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नहीं की है ना। ही वॉज नोन एज सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक फैक्ट है रनाडे के बारे में। विडो रीमैरिजेस पे इन्होंने बहुत काम किया था। सोशल रिफॉर्मर ही है, तो ये सब काम इन्हीं का है। सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, जिस पर बाद में तिलक ने अपनी पूरी दावेदारी कर ली थी, हड़प लिया तो लोग कहते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज है शायद। एक बार देखो, जब जहां मैं शायद बोल दूं, एक बार टिक मार के चेक कर लिया करो। जहां मैं शायद बोल दूं, कंफर्म होगा मैं खुद ही कर दूं कंफर्म हूं। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। इतना ठीक है। अब इस एज में हो क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी है ये, जो मैंने उस दिन बताया था
ये ऐसे लिख लीजिए, ब्रिटेन, चार्ट बना लो एक, इंडिया, बिफोर 1757 क्या हो रहा है? ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश मतलब कंपनी क्या करती है, ब्रिटेन से पैसा लाती है, यहां भारत में यहां से कॉमोडिटीज खरीदती है, ब्रिटेन आके यूरोप के मार्केट में बेच देती है। क्या? फिर से पैसा ब्रिटेन का, कॉमोडिटीज इंडिया की, बेचा कहा, यूरोप में, और जो बीच का पैसा ब्रिटेन अपने पास रख लिया। ये मर्केंटाइल स्टेज में 1757 से पहले का। उससे पहले ट्रेड, जब कंपनी जब शुरुआत हुई, कंपनी जब आई भारत में 1600 के बाद, तो लगभग 150 साल कंपनी ने यही किया है कि अपना पैसा ब्रिटेन से लेके आती, मान लीजिए 5 रुपए का सामान लेके आती, भारत से सामान खरीदते और वापस आते और यूरोप के बताने 20 रुपए में बेच देते, 15 रुपए मुनाफा फायदे में। लेकिन स्थितियां 1757 के बाद बदल गई। ये लिख लो, पहला चार्ट बन गया ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन बना लो। ये पैसा आया, बुलियन आया, ये यहां से कॉमोडिटीज आई इंडिया से, और बेच कहां दी गई, यहां पे यूरोप। अरे आज क्या आड़ती भी तो यही करते हैं ना, गांव में गए, जो आड़तिया होते हैं, जो गांव में गए पैसे लेके, उन्होंने गेहूं धान, मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं, गेहूं धान वान जो था खरीद लिया, उसका आगे मंडी बेच दिया और पैसा अपने जेब, मुनाफा वाला अपने कमीशन अपने जेब में डाल लिया। कंपनी भी वही कर रही है। सिचुएशन 1757 के बाद बदल गई। कैसे बदली? अब कंपनी जो है ब्रिटेन से पैसा नहीं ला रही है, कंपनी जो है ब्रिटेन से पैसा नहीं ला रही है। पैसा उसे कहां मिला? इस बंगाल के रेवेन्यू से। पैसा कहां मिला? बंगाल के रेवेन्यू से। लूटना जो शुरू हुआ ऐसा ही हुआ ना। अब जो बंगाल से रेवेन्यू जो मिल रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया सामान खरीदने में। बंगाल से जो रेवेन्यू मिला आफ्टर 1757, जब बंगाल पर कंट्रोल हो गया कंपनी का, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी अब जो बंगाल से जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो पैसा बंगाल से मिल रहा है, उस पैसे से बंगाल या भारत के सामानों को खरीदना शुरू किया, और इन सामानों को कहां बेचा? यूरोप में। सामान कहां का? पैसा कहां का? भारत को क्या मिला? कुछ नहीं। यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है पहले स्टेज में। बात सुना गई? पैसा भी भारत का, कॉमोडिटीज भी भारत की, बेचा यूरोप में, सारे का सारा मुनाफा कंपनी ले गई, भारत कुछ नहीं मिला। भारत लुटना शुरू हो गया, प्लंडरिंग भारत की शुरू हो गई। पहले स्टेज, इसे मर्केंटाइल स्टेज कहते हैं। और यह लूटना जो बढ़ता जाएगा, पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज में। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो रेवेन्यू मिल रहा है, इसे कंपनी क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट कहती है। कंपनी इस रेवेन्यू को इन्वेस्टमेंट कहती है। कंपनी कहती है मुफ्त में थोड़ी ना हम बैठे हैं यहां पे, जो रेवेन्यू है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया तो रेवेन्यू जो मिल रही है हमें, वो इन रिटर्न हमें मिल रही है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का कहना है ऐसा। ब्रिटिशर, ये नेरोजी जी नहीं कह रहे, कंपनी का कहना है बंगाल का रेवेन्यू हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। पूछा गया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया। दो टर्मिनोलॉजी बहुत पूछी गई है, एक इन्वेस्टमेंट और एक होम चार्ज। होम चार्ज क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो बंगाल से जो रेवेन्यू मिल रही कंपनी को, कंपनी ने उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दिया है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, निवेश है हमारा ये।
बात समझ आ गई? पहला स्टेज ये है मर्केंटाइल स्टेज। कंपनी इसमें इस तरीके से लूट रही है। कंपनी इस मर्केंटाइल स्टेज में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपनी की मोनोपोली अभी तक। अदर देन ईआईसी नो कंपनी वॉज अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अदर देन ईआईसी। अब सब काम ये कंपनी कर रही है, मतलब ब्रिटेन, मतलब ये ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। यही मर्केंटाइल स्टेज है। जब आपका मोनोपोली हो गई किसी चीज के ऊपर, वही मर्केंटाइल स्टेज है। बात समझ आ गई? दूसरा है लेजी फेयर। इस स्टेज में क्या है, इसको रब कर दो ना, इसे में समझ गया सब? अभी कौन बोला? अरे अभी हम आगे आएंगे, अभी बचा है, अभी शुरू हुआ है, अभी लुटे नहीं अभी हम। हमारे सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से थोड़ी ना लूटेंगे, अभी और लूट रहे हैं। दूसरा लेजी फेयर। अब क्या हुआ? 1813 का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ इसमें? मोनोपोली जो कंपनी की थी वो खत्म कर दी गई, दो चीज को छोड़ के। क्या? एक तो चाइना से ट्रेड करेंगे और टी पर। 1813 का जो एक्ट आ रहा है, कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, सिवाय दो जगह। एक तो जो चाइना से ट्रेड हो रहा है वो ईआईसी करेगी, और जो टी का ट्रेड है वो ईआईसी करेगी। तो चाइना और चीनी, इनको छोड़कर कंपनी की मोनोपोली 1813 के बाद खत्म हो गई। ठीक? मोनोपोली खत्म मतलब अब अभी तो एक ही लूटने आ रहे थे, अब सबके सब जाके लूटो। ब्रिटिश ने सबको छूट दे दी, कंपनी ने। क्यों दी होगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय पीक पे जा रहा था। अब वहां के मर्चेंट्स कह रहे थे, भैया कंपनी नहीं, कंपनी थोड़ी ना आपकी है, हम सब आपके हैं, हम सबको मौका दीजिए आप ट्रेड करने का। इसीलिए लेजी फेयर एज आया कि भैया सबको खत्म करो, सब व्यापार करें, केवल चाइना और चीनी को छोड़ के। इसका भी रीजन है, अभी आगे समझ में आएगा। चाइना और चीनी, चाइना और टी और इसका भी रीजन है क्यों ऐसा था, अभी आगे समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक तो लूटने का सीधा सिस्टम यही है, कैसे हम लूटे, जो कि सीधे दिख रहा है। जब बाहर के सामान भारत में आएंगे, और तब जबकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसीज है, कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। मतलब यही कंपनी बना रही है ना। तो चाहे तो जैसे भी वो मैनिपुलेट करे, हमारे चीजों पर ज्यादा हमें ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, हमारी चीज महंगी बिकेगी, कोई खरीदेगा नहीं। लूट तो ऐसे ही रहे ना। और उनकी जब चीज हमारे भारतीय बाजारों में आएगी, उनकी इंडस्ट्री से बनी हुई कॉमोडिटीज है, क्वालिटी में कुछ बेहतर है और सस्ती है, हमारे मार्केट्स पे आएंगे, क्या होगा? हमारे मार्केट्स को ध्वस्त कर देंगी। तो और पैसा जो हमारा था बाहर जाएगा। अरे मान लीजिए मैं कमोडिटी कुछ बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं अकेला, अगर मेरे अलावा कोई नहीं है तो आपकी मजबूरी है, आप मुझसे खरीदोगे। कंपनी ने ये गेट खोल दिया, 1991 रिफॉर्म हो गया, गेट खोल दिया, सब आके बेचो। अब भैया मुझसे बेहतर लोग भी तो होंगे ना, जो उससे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कम पैसों में करा सके। तो क्या होगा? मैं तो खत्म। अभी तक मैं तो लेकिन आप ही का व्यक्ति हूं, मैं भी एक इंडियन ही हूं जो आपसे कमा रहा और आप ही को दे रहा है। लेकिन अब जो बाहर से व्यक्ति आएगा वो इंडियन नहीं है, वो आपसे कमाएगा और पैसा कहां ले जाएगा? ब्रिटेन में। लुटे तो आप ही ना, अल्टीमेटली तो इंडिया लुट रहा है ना। पहला लुटने का तरीका, इससे खतरनाक तरीके और इसके बाद अगला लिख लीजिए। क्या पहला समझ गया ना? लेजी फेयर का इंपैक्ट क्या पड़ा? जैसे हमने गेट खोला बाकी कंपनी आने के लिए, जो इंडिया है किसका मार्केट बन गया? फॉरेन कमोडिटीज का। अभी तक इंडिया क्या है? चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है, अब इंपोर्टर कन्वर्ट हो गया 1813 के बाद। बात समझ आ गई? अब ये चाय और चीनी का क्या केस था? अब बाकी को तो मोनोपोली मिल गई है कंपनी। अब ब्रिटेन जो कंपनी, बेसिकली जो ब्रिटेन की कंट्रोल इंडिया पे किसने स्टैब्लिश की है? ईआईसी ने। तो ईआईसी कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए ना। तो अब भैया ईआईसी चलती कैसे है? ईआईसी स्टेक होल्डर से चलती, जो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। अगर यही जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया उनको रिटर्न या डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो पैसा क्यों लगाएंगे वो?
ये भी तो है ना। इसीलिए इन्होंने क्या किया, चाइना और चीनी पर उनकी मोनोपोली बनाई रखी कंपनी की। भैया आपने हमारा साम्राज्य स्टैब्लिश किया है भारत में, तो इतनी मोनोपोली आपकी है, और आप देखिए आपको क्या करना है। शुरुआत में कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए तरीके अपनाए। कैसे? शुरुआत में उसने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन में कॉटन, लिख लीजिए शुरुआत, पहले स्टेज में उसने कॉटन और इंडिगो, कॉटन और इंडिगो के ट्रेड से कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसे देने की कोशिश की। इंडिया में हम कॉटन और इंडिगो पैदा करेंगे और क्या करेंगे, इसको फॉरेन मार्केट में बेचेंगे मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन ये टिक नहीं पाए। किसके कंपैरिजन में? अमेरिका के कंपैरिजन में। क्योंकि अमेरिका इंडिगो और कॉटन का, अच्छी क्वालिटी के इंडिगो और कॉटन का वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ईआईसी का ये जो पॉलिसी थी वो ठप हो गई। ईआईसी को कॉटन और इंडिगो से कोई फायदा नहीं मिला। अब ईआईसी ने दूसरी चाल चली चाइना से। वो क्या है, एक ट्रायंगुलर रिलेशन बनाया। किसका किसका? इंडिया का, चाइना का और ब्रिटेन का, या कहिए यूरोप का। एक ट्रायंगुलर रिलेशन स्टैब्लिश किया। इस ट्रायंगुलर रिलेशन में क्या है, चाइना से इन्होंने क्या ली? टी। चाइना को क्या दिया? ओपियम। और जो टी पहुंची इसको फॉरेन मार्केट में बेच दिया। फिर से रिपीट कर दूं, चाइना से चीनी, भैया जन्मदाता ही चाइना है। चाइना की चीनी बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। शुरुआत चाइना ने शुरू की। चाइना की जो चाय थी उसकी वर्ल्ड मार्केट में डिमांड थी। ठीक, अब इसको कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चाय को इन्होंने भारत में अफीम की खेती शुरू की, भारत में। और इस अफीम को कहां सेल किया? चाइना में। चाइना से इन्होंने क्या लिया? चाय को कहां बेचा? ब्रिटेन में। और मुनाफा अपनी जेब में। और सबसे बड़ी बात, इस ओपियम के लिए चाइना के साथ वॉर लड़े गए, जिसे हम ओपियम वॉर कहते हैं। चाइना की गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि ये तो हमको ठग रहे हैं। इनको लगा कि अच्छा, हमारी चाय के लिए ये हमें अफीमची बना रहे हैं, हमारी चाय के लिए हमें अफीमची बना रहे हैं। कंपनी, चाइना की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अब आपका ओपियम चाइना में नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, पहले तो स्मगलिंग शुरू हुई। ब्रिटेन ने अपने जो उनके चेले चपाटी थे उनसे चाइना में स्मगलिंग करवाई। भैया ओपियम बेचो, आज भी तो होते हैं ना, बेचने वाले आपको पेडलर्स खूब मिलते हैं, कराई भाई बेचो। जब चाइनीज गवर्नमेंट को पता चला स्मगलिंग हो रही है, तब उन्होंने बिल्कुल 100% बैन कर दिया। शुरुआत में इन्होंने कहा ड्रग के रूप में ओपियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो लेकिन ड्रग से ज्यादा, आज भी नारकोटिक्स यही कहता है ना, ड्रग्स के रूप में अब ओपियम का इस्तेमाल करते, इसीलिए ओपियम के लिए आपको लेना पड़ता परमिट, लाइसेंस लो, खेती करो, दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके लिए? ड्रग्स के लिए इस्तेमाल ओपियम होगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट को लगा कि ओपियम का, इसलिए ओपियम का इस्तेमाल हो रहा है, इसने किया बैन। ब्रिटेन ने अपनी 2 शिप चाइना की पोर्ट पे भेज दी, अपना मार्केट खोलो नहीं तो तुमको भी फोड़ डालेंगे। यही 2 ओपियम वॉर लड़े हैं, 1839 से लेकर 42 के आसपास, और एक बार 1860s में 2 ओपियम वॉर लड़ने पड़े, केवल और केवल किस लिए? चाइना को अफीम बेचने के लिए। क्योंकि स्टेक किसका लगा हुआ है? ब्रिटेन का लगा हुआ है, ब्रिटेन के मर्चेंट्स का लगा हुआ है, ब्रिटेन के ट्रेडर्स का लगा हुआ है। कंपनी को पैसा चुकाना है उन ट्रेडर्स को, इसीलिए पूरा पूरा चाइना से युद्ध लड़ा गया अफीम का। बात समझ में आई? ये 3 देश, फिर से सुन लो, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुन लो। देखो मेंस के लिए अभी क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ जाओ, आगे किताब पलटनी नहीं पड़ेगी, पढ़ोगे ही। 5 मिनट जो पढ़ रहे हो 5 घंटे लगाओगे। चाइना, ब्रिटेन और इंडिया एक ट्रायंगुलर रिलेशन बना। उस ट्रायंगुलर रिलेशन का क्या पार्ट रहा? कंपनी को चाहिए थी टी,
कंपनी को चाहिए थी टी। टी प्रोड्यूस कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। लेकिन उससे हो क्या रहा है? अब भैया कंपनी जब टी चाहेगी, चाइना चाहे तो महंगे दामों में कंपनी को टी दे, मोनोपोली चाइना की है ना चाय पे, महंगे दामों पे दे। तो कंपनी ने एक तरीका निकाला, बोला अच्छा तुमको हम अफीम बेचेंगे, तुमसे चाय लेंगे, चाय को यूरोप के मार्केट में ले आएंगे और यूरोप में जाके बेच देंगे। जब चाइना ने क्या किया कि भैया ना तुम्हारी अफीम लेंगे ही नहीं, हम बैन कर देंगे अफीम को, इन्होंने क्या किया? अपनी शिप भेज दी चाइना में। ओपियम वॉर एक्चुअल में हुआ नहीं था कि ऐसा है, शुरुआत ही में ही चाइना ने सरेंडर कर दिया था। आप वॉर का मतलब ये ना तो ये चाइना ने उन्होंने वॉर नाम दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो अपनी नेवी जो भेजी थी, उन्होंने बिल्कुल सरेंडर शुरुआती में कर दिया। तो वॉर हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। यही जो है इसी को ओपियम वॉर कहा गया। और ये टाइम पीरियड क्या है? यही 1813 से लेकर 1853 तक चल रहा है। अल्टीमेटली लूट कौन रहा है? हमें तो चाय भी नहीं मिल रही, हमें तो कॉफी भी नहीं मिल रही है। हमें तो चाय भी हमारी नहीं, वो भी यूरोप जा रही। अफीम जो हम दे रहे हैं वो भी हमारा नहीं, वो चाइना चला जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है? हमें बस आखिरी में ठेंगा ही मिल रहा है। ये स्टेज समझ में आ गई? दो तरीके से कैसे हुआ? एक तो मोनोपोली हो रही है, मोनोपोली जो हमने तोड़ी, कंपनी बाकी कंपनी के जो इंडस्ट्रीज थी उनके कमोडिटीज भारत में आनी शुरू हुई। भारत की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी वो टूटनी शुरू हो गई, जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। और दूसरा, ये इस ट्रेड के कारण भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। भारत को केवल और केवल एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल करने के लिए। ये लेजी फेस है, नो डाउट। अब आइए तीसरे स्टेज में, जिसे हम फाइनेंस इंपेरियलिज्म कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इतने फैक्ट में मत जाओ यार, इतने फैक्ट में मत, इतना समझो ओपियम वॉर हुआ चाइना से। बस तथ्यों को कम से कम झेलने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कभी कभी अगर फैक्ट्स नहीं भी आपको आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स अपने आप निकल आते हैं। बात ठीक? अब इस स्टेज में क्या हो रहा है फाइनेंस इंपेरियलिज्म में? 1850s वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे पहुंच गया था। अब जो उनके इंडस्ट्रीज थे, उनका पैसा खूब था। अब भैया पैसा तो खूब है, लेकिन पैसा को उपयोग कैसे करें हम? मान लीजिए 10 रुपए मेरी जेब में है और मैंने जेब में रख लिया, तो 20 थोड़ी ना हो जाएंगे वो। जब तक मैं 10 को कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तभी तो 20 मिलेंगे ना मुझे। तो कंपनी ने एक तरीका बताया अपने इन्वेस्टर्स को जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, एक काम करो, तुम भारत में पैसा इन्वेस्ट करो, भारत में आपने पैसा इन्वेस्ट करो। कहां पैसा इन्वेस्ट करो? रेलवे में। उस समय ब्रिटेन की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, बूम पे थी। अब वो कैसे और सक्सेसफुल हो सकती थी? जब उसको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रीजन मिले। ब्रिटेन ने क्या कहा, भैया हमारे पास एक जगह है, आओ मस्त जगह है, जितना पैसा चाहो तो इन्वेस्ट करो, इन रिटर्न 5% गारंटी भी तुमको देंगे। तुमको गारंटी मतलब तुमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, घाटा तुम्हें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैसा कौन सा मेरे बाप का जा रहा है, पैसा तो भारत का जा रहा है, पैसा तो भारत का जा रहा है ना, कंपनी को थोड़ी लेना दे रहा है, कंपनी तो मालिक बन के बैठ गई है। इसीलिए आप पैसा लगाइए और 5% आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। 1850s के बाद हो रहा है। और क्या हो रहा है इसके साथ साथ? आपने अब जाकर 50s के बाद ही कमर्शियल, अभी तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, प्लांटेशन क्रॉपिंग भी शुरू की, चाय के बागान लगाए गए, कॉफीज के बागान लगाए। क्यों? हमें थोड़े ना चाय पिला रहे थे ब्लैक टी को, ब्लैक टी को यूरोप के लिए बोली जानी थी, हमें तो वो बॉन्डेज लेबर बना रहे, इसीलिए वो असम में जाते हैं। क्यों? मजदूरी सस्ती है, गरीबी ज्यादा है, उनको बॉन्डेज। देखिए जितने भी हुए हैं प्लांटेशन क्रॉपिंग, ज्यादातर फॉरेस्ट लैंड के पास हुए हैं, जहां पर आदिवासी आराम से मिल जाए, जहां पर ट्राइबल लोग आराम से मिल जाए। इन्हीं को बेवकूफ बनाना आसान है ना। हम गुलाम थे, लेकिन कुछ हम भी होशियार, खुराफात भारत में हमेशा रहे, लेकिन ये बेचारे आज उस समय भी सीधे थे, आज भी सीधे हैं। ट्राइबल्स इसीलिए होता है नहीं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ट्राइबल एरिया में जा ही नहीं सकते, परमिट लेने के बाद जाओगे। नॉर्थ ईस्ट में जाना हो तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है, टूरिस्ट को भी लेनी पड़ती है, 7 दिन के लिए जाओगे और वो भी एक सर्कल बना दिया गया है, इस एरिया के अंदर नहीं जाओगे। अरुणाचल प्रदेश में जाना होगा, पहले परमिट लेके जाओगे,
और उसमें भी कुछ एरियाज ऐसे आपके लिए स्ट्रिक्ट है, उन एरियाज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरियाज है, उनकी खुद की इंडिजिनस कल्चर है, माना जा सकता है, हो सकता है कि शादी वादी करो, खुराफात लोग आप लोग उनके कल्चर को एक्सप्लॉइट कर दो, इसीलिए उनके कल्चर को बचा के रखना है। तो भारतीय जो मेन जो अब हम का हॉटलैंड कहते हैं इंडिया का, वो ना जाए वहां पे। और इसीलिए आदिवासियों ने हमारे खिलाफ भी रिवॉल्ट किया, हमारे मतलब जो हम सिविलाइज्ड लोग हैं उनके खिलाफ भी किया। कब? ब्रिटेन टाइम पीरियड में ही। उनका कहना जितने भी मनी लैंडर्स और जमींदार हैं हमारी लैंड में आके हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इनको दिक्कू कहा गया। जब आप आगे बढ़ोगे, अभी जब मैं रिवॉल्ट बढ़ाऊंगा, इनको दिक्कू कहा गया कि ये लोग आके हमारे एरियाज में आ रहे हैं खेत, क्योंकि वहां पर कैसी फार्मिंग होती है? ग्रुप फार्मिंग होती है, एक साथ मिलकर खेती सबकी है, कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे, खेती सबकी, सबका पैसा, सबका सब है वहां पे, अपना अपना कुछ नहीं है। ये हम लोग का अपना है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, वहां सबके सब। तो ट्राइबल एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं? वहां पर कम्युनिटी फीलिंग आज भी है, हंसने वाली बात अलग है, वहां पे कम्युनिटी फीलिंग आज भी है। वहां पर इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि हमारा हमारा हमारा, हमारा नहीं सबका, हमारा भी आपका, आपका भी हमारा। वहां पर ट्राइबल एरिया में ऐसा है। जब हम गए वहां पे, हमने उन्हें सिविलाइजेशन सिखाने की कोशिश की, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया, बोला हम जैसे भी मस्त हैं, हमें ना समझाओ। ठीक है? तो इस थर्ड फेज में हो क्या रहा है? भारत में अब इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहे हैं, रेलवे भारत में लग रही है, प्लांटेशन जो क्रॉपिंग है भारत में हो रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको होम चार्ज कहा गया, कब हुआ वो? 1858 के बाद। कब? 1858 का, जब दो बात समझ में आ गई ना, लिखते जाओ, कहानी सुनने में भूल ना जाओ। ये दो चीज लिख लिए ना, इन्वेस्टमेंट इन रेलवे और प्लांटेशन क्रॉपिंग कब शुरू हुआ? 1853 के बाद। और तीसरी चीज जो शुरू हो रही है वो 1858 के एक्ट में आई, क्या थी? क्या थी? नहीं, होम चार्ज, ट्रांसफर ऑफ पावर किसमें? 1858 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? क्राउन। और क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम खत्म कर देंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम खत्म कर देंगे। इसके साथ हम बनाएंगे किसको? वाइस रॉय तो बनेगा, वाइस रॉय तो है ही है, गवर्नर, गवर्नर ही वाइस रॉय हो गया। और वाइस रॉय एक चीज और याद रखिएगा, वाइस रॉय का मतलब क्या होता है? जस्ट जब वो रिप्रेजेंट क्राउन को कर रहा है तब तक वो वाइस रॉय है, अदर देन वो गवर्नर जनरल ही है। समझ रहे हो? जब क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, वाइस रॉय ऑफ किसका? वाइस ऑफ किसका? रॉय का, तब तक वो वाइस रॉय है। जब वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेगा वो गवर्नर जनरल ही है। लेकिन जब चूंकि क्राउन के अंडर आ गए इसलिए हम वाइस रॉय कहने लगे। तो 1857 जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या? एक मिनिस्टर स्टैब्लिश कर दिया लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके। तीसरा पॉइंट क्या था? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैब्लिश किया गया, उसकी पूरी काउंसिल थी 15 लोगों की। कहां स्टैब्लिश की गई? इंडिया में, सॉरी लंदन में। तीसरा पॉइंट लिख लो। नहीं समझ में आया? होम चार्ज अभी आएगा भी, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ना। होम चार्ज पहले भूमिका तो बना ले, होम चार्ज से क्या मतलब है? 1858 क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और उसकी काउंसिल स्टैब्लिश की गई 15 मेंबर्स की। कहां पे इसका ऑफिस था? लंदन में। अब सबसे बड़ी बात, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी, उसके मेंबर्स की सैलरी, ठीक है, इसके अलावा इंडिया में काम करने वाले सिविल और मिलिट्री अधिकारियों की सैलरी, उनके पेंशन्स, जितने भी परचेज हम कर रहे हैं, किसके परचेज? मिलिट्री परचेज। कहां से हो रहे हैं? लंदन में या यूरोप के मार्केट में। इन सब का भार किस पे डाल दिया गया? इंडिया पे। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके लिए स्टैब्लिश किया गया? हमारे लिए थोड़ी ना किया गया था, वो तो उनके लिए किया गया था।
कि अब जो जो वाइसरॉय था कंट्रोल करना चाह रहा है कंपनी को, या जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके लिए उसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैब्लिश किया। भारत सचिव एक पद था और थी काउंसिल 15 लोगों की। कहां पे? लंदन में। ठीक। अब उनको सैलरी कौन देगा? भारत से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वहां से उनको सैलरी दी जानी थी। भारत का पैसा बाहर गया। भारत में काम करने वाले आईएएस, आईसीएस और जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सैलरी किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन सैलरी कहां से जा रही है? इंडिया से। पेंशन, काम करके जो ब्रिटेन चला गया वापस उनको जो पेंशन देनी है कहां से जा रही है? इंडिया से। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आर्म्स और एमिनिशन हम खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? ब्रिटेन के लिए। भारत के थोड़ी ना ले रहे हो। भारत पे तो वो दबाव बनाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन पैसा कहां से जा रहा है? इंडिया से। और सबसे बुरा, जो ट्रेड हो रहा है ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन और यूरोप के बीच में, जो डेफिसिट हो रही है, उस डेफिसिट को भारत के ऊपर डाल दिया गया कि इस डेफिसिट को पूरा कौन करेगा? भारत करेगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में? ट्रेड के लिए क्या हम करते हैं? मान लीजिए ट्रेड करना है हमको, ब्रिटेन अगर अमेरिका से ट्रेड कर रहा है, ब्रिटेन और अमेरिका ट्रेड, जो डेफिसिट मान लीजिए बीच में जो आ रही है, मतलब डेफिसिट समझते हैं ना, ट्रेड डेफिसिट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड डेफिसिट। वो जो डेफिसिट आ रही है, उस डेफिसिट को भी पूरा कैसे कर रहा है? ब्रिटेन नहीं पूरा कर रही है। ट्रेड तो ब्रिटेन को पूरा करना चाहिए था, लेकिन डेफिसिट को भी इंडिया के रेवेन्यू पर थोप दिया गया। ये इन सब चीजों को होम चार्जेस कहा गया। लिख लीजिए होम चार्ज में क्या क्या पॉइंट करके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इस काउंसिल was to be paid by revenue which was collected by India. Was to be paid by India, बस इतना लिख लो, was to be paid by India. अगला लिख लो, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडिया वर पेड बाय, जो इंडिया का रेवेन्यू था, वर पेड बाय रेवेन्यू कलेक्टेड बाय फ्रॉम इंडिया। तीसरा लिख लो, पेंशन, ऑल द पेंशंस ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट, of the company employee after their retirement was to be paid by India. All military purchase in European market was levied on India. ये इसका भार भी भारत के ऊपर। was levied on India. levied on India, भार कर, अरे was to be paid by India कर लो भाई, was to be paid by India. इसके साथ साथ जो डिविडेंड देना था, अगला लिख लो, डिविडेंड 5% जो डिविडेंड देना था वो भी गारंटी डिविडेंड वॉज टू बी पेड बाय इंडिया। द गारंटी डिविडेंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रेलवे, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रेलवे वॉज टू बी गिवन बाय इंडिया। और ये सब जो वॉज टू बी गिवन है, सब ये होम चार्जेस ही हैं। अब सोचो हमारे लिए उन्होंने क्या किया।
सब तो अपने लिए कर रहे हैं ना। सेक्रेटरी ऑफ की काउंसिल लंदन बैठी हुई, पैसा कौन दे रहा? भारत। आईसीएस और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं किस लिए बैठा गया? हमारा शोषण करने के लिए। पैसा कहां से गया? भारत के रेवेन्यू से। पेंशन किसको दे रहे हैं? भारतीय थोड़ी ना दे रहे हैं। काम करके जो भारत ब्रिटेन के लिए काम किया, बैठ गया कि लंदन में। पेंशन है भारत के रेवेन्यू से, मिलिट्री एक्सपेंसेस भी भारत के रेवेन्यू से, जो डिविडेंड देना वो भी भारत के रेवेन्यू से। यही सब होम चार्जेस है, ये चार्जेस है जो भारत ने पे किए ब्रिटेन को। और यही तीनों फेज के अंदर ही जो हुआ है, इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। कंपनी एम्प्लॉय नहीं, जो ब्रिटेन ऑफिशियल्स है, पेंशन वाले उसमें लिख लीजिए। जो आपने क्या कंपनी ना लिखे, ऑफिशियल लिख लीजिए, ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट लिख लीजिए ना। आप यही कह रहे हैं ना, कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट आ गई है, कंपनी तो खत्म हो गई है। ऑफिशियल लिख लीजिए जो ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे। ये सब मिलकर यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ठीक है, तो डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार बता दूंगा किसी को भी। फाइनल इंपेरियलिज्म, हाँ। पहला तो रेलवे पे इन्वेस्टमेंट है, दूसरा प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है, जिसमें बागान लगाते हैं। बागान भी कौन लगा रहा? ब्रिटिश के लोग ही लगा रहे हैं। जमीन हमारी, पैसा नहीं, पैसा तो चूंकि उनका ही, उनको फायदा लेना है। लेबर हमारे, जमीन हमारी, लेबर हमारे। पैसा उन्होंने लगा, लेके चले गए बाहर, और लेके चले गए। लूटना ही सेंस में था। उन्होंने जो कम्युनिटीज बनाई, उसकी डिमांड भारतीयों के लिए कोई मतलब लेना देना नहीं है, ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। इंडिगो भारत को थोड़ी ना दे रहे थे, नील जो है भारत को नहीं दे रहे, वो बाहर ले जा रहे हैं। ओपियम, अफीम की अगर खेती कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बाहर ले जा रहे हैं। कॉफी बाहर ले जा रहे हैं, टी बाहर ले जा रहे हैं, भारत कुछ नहीं दे रहे हैं। अगली हेडिंग डालिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है भैया? ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप किसका? चलिए लिख लीजिए जल्दी, 5 मिनट बच्चा, खत्म कर लेते से। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है, लिखिए प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल रेदर देन सेल्फ कंजप्शन, rather than self consumption is known as commercialization of agriculture. ठीक, रीजन क्या है लिख लीजिए। रीजन पहला, एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल from India to British industry, exporting of raw material from India to British industry। समझ गए कि मान लीजिए ब्रिटेन में कोई कॉटन इंडस्ट्री लगी, तो ब्रिटेन के पास जमीन तो है नहीं कि कॉटन शायद ग्रो करें। वो इंडिया को उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और ब्रिटेन की इंडस्ट्री को फीड किया। कि इसी प्रकार इंडिको, उनके पास जमीन तो है नहीं, यहां पर रॉ मटेरियल पैदा किया, कंपनी वहां ले गए। इसी प्रकार जूट यहां पर पैदा किया, हमें रॉ मटेरियल यहां से ले रहे हैं, ले कहां गए? ब्रिटेन में। और जो ब्रिटेन की जो फैक्ट्री लगी है, उसको वो फीड कर रहे हैं। इसीलिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, ये तो एक फोर्स थी, एक था कि कुछ सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट हुए जिसके कारण कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई। लिखिए अगला पॉइंट, ड्यू टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्यू टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
वेरियस कॉमर्शियल क्रॉप्स रेट वर इंक्रीज्ड इन ग्लोबल मार्केट. वेरियस कमर्शियल क्रॉप्स रेट वर इंक्रीज्ड इन ग्लोबल मार्केट. इसमें सबसे बड़ा क्या था? कॉटन था. भारत में पहली फैक्ट्री कौन सी लगी है? जो इंडिया से लगाई थी. ऐसी कौन सी पहली फैक्ट्री इसको इंडियंस ने लगाई है? हाँ हाँ, तेज बोलिए. टाटा टिस्को तो 1907 में आई है. अब ये लूसेंट है, बताइए. कॉटन इंडस्ट्री लगी है 1853 में. कावस जी एक थे, कावस जी, उन्होंने स्टैब्लिश की थी. कावस भाई करके थे, कावस भाई नाम था. कुछ एक लाइन, एक शब्द और है, कावस भाई. उन्होंने की थी. कॉटन इंडस्ट्री लगी थी 1853 में. दूसरी फैक्ट्री जूट लगी है रिंसरा में. उस टिस्को तो बाद में आई है काफी. ये सब फैक्ट देख लेना, मिलता है. तो हुआ क्या? अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना लिखो, सिविल वॉर लिखो. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत पहले हो गई है, सिविल वॉर लिख लेना वहां पे. सिविल वॉर पता है अमेरिका के क्या है? क्या है अमेरिका का सिविल वॉर? कौन बोला? हाँ, मेन क्या था वो, बेसिकली रीजन और भी थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था स्लेव्स का था. स्लेव्स का, दास व्यवस्था. बेसिकली जो साउथ, नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ पार्ट था वो चाहता था कि स्लेव सिस्टम रहे, और जो नॉर्थ पार्ट था वो चाहता था ना रहे. इसके भी रीजंस थे. समझ लो यार, चलो ये मान लो ये है, ठीक. ये समझ लो, कल मैं समझा दूंगा, बाकी कंप्लीट कर लेंगे. ये समझ लो. अब हिस्ट्री पढ़ रहा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ते चलो. अमेरिका का ये नॉर्थ अमेरिका मान लो, मतलब अमेरिका का ये नॉर्थ है, और ये है हाँ ऊपर वाला एरिया जो, और ये मान लो है साउथ वाला एरिया. ठीक है. ये जो एरिया थे, कितनी कॉलोनी से शुरुआत में अमेरिका में, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी. ये धीरे धीरे बढ़ रही, तो रात कितनी है? 50 तक हो गई. ये वाला जो एरिया था, ये कैसा एरिया है? ये इंडस्ट्रियल एरिया है. मतलब यहां पर इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई थी. और ये एरिया क्या था? एग्रीकल्चरल एरिया था. एग्रीकल्चरल एरिया था. हुआ क्या? जो ये वाला एरिया, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? स्लेव्स की. कि भैया एक बार अगर जो बंधुआ मजदूर बन गए, वो जीवन भर बंधुआ रहना. गांव में अभी भी है ऐसा, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन ऐसा है. बॉन्डेज लेबर आज भी गांव में है. तो एक बार अगर कोई स्लेव अगर हो गए तो हमेशा रहे. क्यों? क्योंकि कम से कम पैसे में आप इसे काम करा सकते हो, चाहो तो फ्री में भी करा सकते हो. तो इसलिए जो एग्रीकल्चर वाले जो स्टेज, जो साउथ वाला पार्ट था जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा था, वो लोग स्लेव सिस्टम को चाहते थे रहे. नॉर्थ वाले पार्ट में इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, और इंडस्ट्री क्या चाहती है? कि जो वर्कर्स उनको फ्री मूवमेंट होता रहे. वही है ना कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा इनसे हम क्या कर पाएंगे? हम उनसे हाँ वो क्या बार्गेनिंग कर पाएंगे. 500 रुपए में काम करो, 300 रुपए में काम करो. और प्लस ये सिविलाइज हो चुके थे. इंडस्ट्री के साथ सिविलाइजेशन एक लगी रहती है. सिविलाइज हो चुके थे, इसलिए स्लेव सिस्टम चाहते थे ना हो. साउथ वाले चाहते थे हो. इसी पर क्लैशेस हो गए दोनों में. जब अब्राहम लिंकन आए, उन्होंने कहा हम स्लेव सिस्टम खत्म कर देंगे. साउथ वालों को लगा ये तो हमारे साथ अत्याचार है. इन्होंने कहा भैया तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, जाओ छोड़ दे कट्टी. अब इसी कट्टी के चक्कर में हो गया दोनों में वॉर, नॉर्थ वर्सेस साउथ का.
इसी को सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, अब इस सिविल वॉर के कारण भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा? अभी तक अमेरिका में हो क्या रहा है, जो एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, कॉटन पैदा कर रहे थे, जिसका ग्लोबल मार्केट पे बहुत अच्छा डिमांड थी। जब अब चूंकि वॉर हो गया तो ग्लोबल मार्केट में इनका कॉटन आ नहीं पाया। ब्रिटेन को लगा यह मौका अच्छा है, क्यों ना भारत से कॉटन ग्लोबल मार्केट में पहुंचाए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए भारत में इस समय कॉटन को बढ़ावा दिया गया, कॉटन और टी को। अमेरिका से चाय और कॉटन खूब बिकता था, जो ये 10 साल ये नहीं कर पाए ट्रेड, इस वजह से भारत से कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाया गया कि ऐसा करो भारत को कन्वर्ट कर दो, किसमें, जो चाय को प्रोड्यूस करे और जो कॉटन को प्रोड्यूस करे। इसका ये रीजन बना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। समझ बात आ गई? तीसरा पॉइंट लिख लो, टाइम हो गया ना, टाइम हो गया, चलो बाकी कल।